औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं बायोलॉजी बी के और आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि पिछले टेस्ट में ऑलरेडी रिपीट हो गया है 2020 में, स्पेशली 2019 एंड 2021। ठीक है। सो फर्स्ट एमसीक्यूज ऑन माइटोकॉन्ड्रिया इज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ टाइप ऑफ सेल। ठीक है। सो माइटोकॉन्ड्रिया वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन ऑप्शन नंबर ए इंसेक्ट सेल, ऑप्शन नंबर बी क्या प्लांट सेल, ऑप्शन सी आर्कोइड सेल एंड ऑप्शन नंबर डी फ्लाइट मसल सेल। सो आप देख रहे हैं कि फ्लाइट मसल सेल हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। जो कोलिकर ने फर्स्ट टाइम माइटोकॉन्ड्रिया देखा था फ्लाइट मसल सेल ऑफ बर्ड्स। ठीक है। सो माइटोकॉन्ड्रिया वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द फ्लाइट मसल सेल ऑफ बर्ड्स। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी आपके पास कर है ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेप्ट। कौन सा प्रोसेस है जो नीचे गिवन से इसमें हमारे पास कौन सा प्रोसेस है जो माइटोकॉन्ड्रिया में अकर नहीं होते। ठीक है। सो अगर हम बात करें ग्लाइकोलिसिस की तो वो साइटोप्लाज्म में परफॉर्म कर देते हैं, डेफिनेटली हमें पता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को अगर हम देखें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एमसीक्यूज का तरीका ही है। आप वीडियो पॉज करके एमसीक्यूज पर खुद ट्राई करें और एमसीक्यूज का जो आंसर आप लोगों को आता है उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अगर हम बात करें तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होते हैं बैक्टीरिया में। ठीक है ना। सो बैक्टीरिया में अगर हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया तो उधर है ही नहीं, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म नहीं होते। ठीक है। सो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पर कहाँ पर होते हैं, ये फिर बैक्टीरियल सेल में हम डिस्कस करते हैं कि बैक्टीरियल सेल में साइटोप्लाज्म या मेसोसोम की जगह वो परफॉर्म कर देती है। ठीक है। लिंक रिएक्शन की अगर हम बात करें तो वो इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म कर देते हैं। तो हमारे पास कौन से दो इसमें आ गई, ग्लाइकोलिसिस भी साइटोप्लाज्म और ये भी साइटोप्लाज्म, तो अब बोथ ए एंड बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 3, द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज। ठीक है। अगर हम बात करें इस एमसीक्यूज से पहले थोड़े एंडोसिम्बियाटिक थ्योरी जो कहती है कि जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है वो इवॉल्व हो चुका है प्रोकैरियोटिक सेल से। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टू सेल है, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ये दूसरा प्रोकैरियोटिक सेल है। इस एक प्रोकैरियोटिक सेल ने इस दूसरे प्रोकैरियोटिक सेल को इन्वेड किया, इसको हम कहते हैं एंडोसिम्बियासिस थ्योरी। एंडोसिम्बियाटिक थ्योरी एंड द प्रोसेस इज नोन एज एंडोसिम्बियासिस। ठीक है। सो जब ये हमारे पास क्या आती है, हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल की जो आउटर सेल मेम्ब्रेन होती है, ये हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन है और ये हमारे पास उधर की प्रोकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन है। तो जैसे ये वाला प्रोकैरियोटिक सेल इस सेल के अंदर चला गया तो इससे अंदर क्या बन गया, माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। अब अगर हम इस मेम्ब्रेन को देखें तो ये हुआ माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। सो इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की कहाँ से आ गया, ये प्रोकैरियोटिक सेल से आया है। जिस तरह ये प्रोकैरियोटिक सेल इन्वेड हो गया ना, तो वही जो प्रोकैरियोट का सेल मेम्ब्रेन था वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन रह गई। ठीक है। और बाद में वो इनफोल्डेड भी हो गई। ठीक है। और ये जो इधर जो दूसरे प्रोकैरियोटिक सेल का जो आउटर सेल मेम्ब्रेन था जिसने उस सेल को इन्वेड किया था अंदर अपने अंदर, तो उसका ये वाला मेम्ब्रेन इस तरह बन गई। तो ये देखें इस तरह स्ट्रक्चर आपके साथ बन गया। अब ये वाला फ्यूज होके ये वाला सेल मेम्ब्रेन इस तरह से बन गया इससे। तो अगर हम आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को देखें तो ये रिजेंबल करती है यूकैरियोटिक सेल को और इनर मेम्ब्रेन रिजेंबल करती है प्रोकैरियोटिक सेल को। आउटर मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है वो रिजेंबल करती है यूकैरियोटिक सेल को और इनर मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है रिजेंबल करती है प्रोकैरियोटिक सेल को। ठीक है। सो एमसीक्यूज है, द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑप्शन नंबर ए सेमी परमिएबल, यस बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी फोल्डेड है, यस बिल्कुल फोल्डेड है। ऑप्शन नंबर सी सिमिलर टू यूकैरियोट्स, कौन सा मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, नो नो, इनर मेम्ब्रेन यूकैरियोट को सिमिलरिटी शो नहीं करते। इनर मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया, इनर मेम्ब्रेन तो उस प्रोकैरियोटिक सेल जो अंदर से इन्वेड हो चुका है इसका तो अपना मेम्ब्रेन है, ये तो प्रोकैरियोट को रिजेंबल करते। ठीक है। तो ये वाला हमारे पास गलत ऑप्शन है। तो कौन सा है, द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज बोथ ए एंड बी। ठीक है। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। Which structure is absent in mitochondria? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है डीएनए, ऑप्शन नंबर बी है लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर सी है एंजाइम, ऑप्शन नंबर डी है राइबोसोम।
तो देखिए जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली है, जहां हम बात करते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल में या अगर माइटोकॉन्ड्रिया में तो हम बात बात करें तो उधर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है जहां से वो ओरिजिनेट हो जाए। सो गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये वाला जो ऑर्गेनलीज है वो डेफिनेटली प्रोकैरियोटिक सेल, और इस तरह की माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए की डीएनए की बात करें तो डीएनए तो ऑलरेडी माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद है, इसलिए तो वो रिप्लिकेटिंग करती है खुद से। और ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम, तो ये वाला आर्गेनिक क्या है, एब्सेंट है माइटोकॉन्ड्रिया में। एंजाइम भी डिफरेंट एंजाइम है, जहां पर हम अगर क्रेब्स साइकिल की बात करें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करें, इस तरह अगर हम डिवीजन के लिए बहुत से इंपॉर्टेंट जो एंजाइम है वो रिक्वायर्ड है वहां पर मौजूद है। ठीक है, राइबोसोम भी जो रिप्लिकेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट आर्गेनली है, सेल डिवीजन के लिए एक इंपॉर्टेंट आर्गेनली है, तो वहां पर 70s राइबोसोम भी एज लाइक प्रोकैरियोट क्या है, मौजूद है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास करेक्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय माइटोसिस, मियोसिस, बाइनरी फिशन, फ्रेगमेंटेशन। याद रखें जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो बेसिक डिवीजन की जो टाइप है वो क्या है, बाइनरी फिशन है। इसमें सेल जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो रिप्लिकेट होके टू माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस होके, so binary fission is the main type of division in mitochondria. Which type of cell has maximum mitochondria? तो देखिए डिपेंड करती है कि माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शन क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन। तो हम बॉडी में देखेंगे कि जहां पर हमारी बॉडी एनर्जी प्रोडक्शन की डिमांड ज्यादा है, मतलब जहां पर ज्यादा अमाउंट में एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है, तो उधर डेफिनेटली माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए मसल सेल, तो डेफिनेटली यहाँ वहां पर फंक्शन मसल सेल। अगर हम बात करें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की, जो बेसिक फंक्शन है जिसके लिए एनर्जी की हाई अमाउंट रिक्वायर्ड है, कार्डियक मसल की जो 24 हार वो क्या कर देती है, एक अनटायर्ड मसल है और कंटिन्यूसली अपना रिलैक्सेशन कंट्रैक्शन और ब्लड पंपिंग जो है पूरे बॉडी को प्रोवाइड करती है। तो ये भी हमारे पास है। और लिवर सेल की अगर हम बात करें बास्टोन लिवर सेल को भी इसमें काउंट कर देते हैं, तो याद रखिए लिवर सेल की जो एक्टिविटीज है वो क्या है, लिवर सेल की एक्टिविटीज है बेसिक मेटाबॉलिज्म एंड सिक्रीशन। ठीक है, वैसे ऐसे तो लिवर की बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा फंक्शन है बॉडी में, इसलिए तो इसकी टेम्परेचर क्या है बॉडी में एवरेज नॉर्मल अगर हम बात करें तो बॉडी की 37 टेम्परेचर, लेकिन जिस टाइम भी आप लिवर की टेम्परेचर को देखते हो तो 37 से ज्यादा होती है, क्योंकि उसकी मेटाबॉलिक रेट क्या है वो ज्यादा है। ठीक है, 37 टेम्परेचर का ये मतलब नहीं है कि बॉडी के जहां भी हम टच करेंगे, जहां भी हम टेम्परेचर को फाइंड करेंगे तो उधर 37 होगा, नहीं। जो हमारे फिंगर टिप्स है इसमें 37 से नीचे होता है, 30-25 तक होता है। और जो अगर हम बात करें लिवर की, तो लिवर 40-41 तक भी टेम्परेचर क्या कर देता है, पहुंचता है। सो लिवर सेल सिक्रीशन करते हैं, तो इसमें गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये वाला ऑर्गेनल जो लाइसोसोम होते हैं ये वाला क्या होती है, ज्यादा होती है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया उधर जो बेसिक जैसे हम अगर मसल और कार्डियक सेल की बात करें, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो मैकेनिक्स होते हैं तो उधर नहीं है, तो इसलिए लिवर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया अबंडेंट नहीं है। तो बोथ ए एंड बी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। पर एमसीक्यूज मेरे पास है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड जाइगोट कम फ्रॉम। ठीक है, स्पर्म सेल जो हमारे पास जाइगोट बनते हैं ना, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आते हैं, क्या स्पर्म से माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है क्या। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस तो प्योरली आते हैं स्पर्म से। ठीक है, तो अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म प्रोवाइड करती है, क्या एग प्रोवाइड कर देती है, क्या एग भी प्रोवाइड कर सकता है, क्या स्पर्म भी प्रोवाइड कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं कि कौन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नेसेसरी नहीं है या नन ऑफ दिस। तो ये एमसीक्यूज आपने खुद करना है और कमेंट सेक्शन में आप आंसर जरूर लिखना है। ठीक है, सो 8 नंबर एमसीक्यूज है, व्हिच पेयर ऑफ ऑर्गेन इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग। अच्छा, सेल्फ रेप्लिकेटिंग को एक अनदर नेम भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिज आर दोज ऑर्गेनेलिज जो कि इंडिपेंडेंटली डिवाइड होते हैं। सेल की डिवीजन फॉर वो डिपेंडेंट नहीं होती कि कब सेल ने डिवीजन करना है कब नहीं करना है। ठीक है, इंडिपेंडेंटली डिवाइड होते हैं, डिपेंड करती है नीड पर कि सेल को कितने अमाउंट में ये ऑर्गेनल स्पेसिफिकली चाहिए, तो इस पर ये डिपेंड करती है और इसके मुताबिक वो डिवाइड करती है। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग एक्सरसाइज एक्टिविटीज हमारी जो एनर्जी की डिमांड होती है वो इंक्रीज हो जाती है, तो इस दौरान में माइटोकॉन्ड्रिया को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर वो सेल की वेट करिए कि सेल डिवाइड हो जाएंगी फिर मैं डिवाइड होऊंगा, इस तरह से तो काम नहीं बनेगा ना। उधर सेल को अर्जेंट एनर्जी की जरूरत है, तो वो क्या करते हैं, इसके इनसाइड डीएनए भी है और राइबोसोम भी है।
ठीक है। तो mRNA भी बन सकता है और mRNA से राइबोसोम के जरिए प्रोटीन भी बन सकता है और ये डिवाइड हो सकता है इजीली। To semi-autonomous organelles are self-replicating organelles are those organelles which are independently divide। ठीक है। तो अगर हम देखें तो लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया which pair of organelle is self-replicating। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो ठीक है सेल्फ रेप्लिकेटिंग या सेमी ऑटोनोमस है पर लाइसोसोम नहीं है। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट तो है पर राइबोसोम नहीं है। राइबोसोम तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं क्योंकि राइबोसोम के इनसाइड तो राइबोसोम और डीएनए है ही नहीं। ठीक है। सी नंबर पे है क्लोरोप्लास्ट तो ठीक है लेकिन न्यूक्लियस सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेन यार न्यूक्लियस की जरूरत क्या है सेल में यार बार बार डिवाइड क्यों नहीं। ठीक है। एक बार बस एक न्यूक्लियस हो दो न्यूक्लियस हो बेसिकली जो पहले से मौजूद हो तो बस वो सेल के लिए काफी होता है। ठीक है। या नन ऑफ दिस तो नन ऑफ दिस आपके पास डेफिनेटली करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। याद रखिए एमसीक्यूज में कभी भी नन ऑफ दिस ऑप्शन को इग्नोर नहीं करना। ठीक है। बाज़ अक्सर हम इन तीन ऑप्शन पर लगे होते कि यार इसमें तो एक जरूर है नन ऑफ दिस तो हमारे सोच में भी नहीं आता। ठीक है। तो अक्सर ऑप्शन ज्यादा पर जो ईटा में होती है तो वो नन ऑफ दिस में भी 4-5 एमसीक्यूज तरह होते हैं जिसका करेक्ट आंसर होता है नन ऑफ दिस और हम वैसे ए बी एंड सी पर अपना टाइम जाया कर देते कि यार इसमें होगा इसमें जरूर होगा। तो ऐसा नहीं होता। ऑप्शन को देखना बिल्कुल रिलैक्स आपने करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। ठीक है। 9 नंबर एमसीक्यू है व्हिच सेल वॉल डज नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया। व्हिच सेल डज नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया। क्या प्रोकैरियोट में है? नो। प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो क्या प्रोकैरियोट में जो माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटीज है एनर्जी प्रोडक्शन है वो कौन करेंगे? तो याद रखिए मेसोसोम इज अ स्ट्रक्चर इन प्रोकैरियोटिक सेल अटैच्ड टू द सेल मेम्ब्रेन और इनसाइड तक ओरिजिनेट हो जाता है। सेल मेम्ब्रेन से अटैच होता है सेल मेम्ब्रेन की इनसाइड से और साइटोप्लाज्म की साइड पे होता है। ठीक है। सेल वॉल की साइड पर नहीं। मेसोसोम सेल मेम्ब्रेन के इनवर्ड और साइटोप्लाज्म की साइड पर एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो एनर्जी प्रोडक्शन बेसिकली जो ऑर्गेनेल्स है सो ऑर्गेनेल्स की फंक्शन वहां पर कौन परफॉर्म कर देती है जितने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होता है तो वो मेसोसोम परफॉर्म करती है। ठीक है। सो प्रोकैरियोट्स में भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। यंग आरबीसी में याद रखिए ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं बट ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ टाइम ये ऑर्गेनेल्स डिजनरेट होते हैं। ठीक है। तो यंग मैच्योर आरबीसी की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं लेकिन यंग आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास करेक्ट है व्हिच सेल डजंट हैव माइटोकॉन्ड्रिया तो प्रोकैरियोट सेल ओनली। अगर इधर मैच्योर आरबीसी होता तो फिर बोथ एंड बी का ऑप्शन करेक्ट होता। तो ये थे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट जो वीडियोस यहाँ पर एमसीक्यूज जो मैं बनाऊंगा तो वो आपको टाइम से मिलेगा। टाइम फॉर क्योंकि टेस्ट के लिए टाइम बहुत लिमिटेड है। सो अपना ख्याल रखना और अपनी पढ़ाई पर खास तवज्जो रखना। अपना पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।